नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आज की डेट है 28 अक्टूबर 2025 और ये है आज का करंट अफेयर डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं। तो ये है द हिंदू का फ्रंट पेज और जिसकी जो जो मेन न्यूज़ है वो है SIR 2.0 शुरू होने वाला 12 राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटीज में ये स्टार्ट होने वाला है। तो ये फ्रंट पेज पे मेन न्यूज़ है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो वोटर लिस्ट होती है ना, काफ़ी टाइम से अपडेटेड नहीं होती है। जैसे बहुत सारे लोगों का नाम है वो डुप्लीकेट हो गया, मतलब एक जगह पे दो जगह पे नाम हो गया एक ही जन का, या फिर बहुत कुछ लोगों का डेथ हो जाती है तो वो भी नाम चलता ही रहता है, चलता रहता है। तो इसको अपडेट करने के लिए, वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए ये प्रोसेस होती है। तो पहले 1.0 हुई थी, अभी SIR 2.0 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आयोजित करने वाला है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ध्यान रखना इसके बारे में क्या क्या है, ये न्यूज़ चलती रहेगी। दूसरा है एक और न्यूज़ है कि कल हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक कि सरकार ने नाम मांगा है वर्तमान के जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मांगा था कि आने वाले जो मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे उनका नाम सजेस्ट कीजिए। तो इन्होंने कौन सा नाम सजेस्ट किया? सूर्यकांत। तो अगले CJI बनने वाले हैं, उसका नाम सजेस्ट किया। यही न्यूज़ है। और ये आंध्र प्रदेश और जो पूर्वी सीमा है भारत की, वहाँ पे ये मोन्था करके साइक्लोन आने वाला है। तो साइक्लोन न्यूज़ में रहने वाला है। तो आपको अच्छे से देखना है साइक्लोन की क्या प्रोसेस होती है, कैसे बनता है, कैसे कितने टाइप का होता है, तो ये सब आपको देखना है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से आसियान देश चारों ओर से स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड है, जहाँ से समुद्री सीमा कोई टच नहीं करती है। तो देखते हैं, ए ऑप्शन में केवल लाओस है, बी में लाओस और कंबोडिया है, सी में म्यांमार और लाओस है, या फिर डी में केवल वियतनाम है। तो देखते हैं। एक्चुअली में अभी इंडिया और आसियान का सम्मेलन हुआ था, तो उसमें हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। तो इस वजह से आसियान जो कंट्री है वो न्यूज़ में है। और यूपीएससी का भी ये फेवरेट एरिया है। देखोगे तो 2-3 साल में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैप बेस्ड 2 क्वेश्चन थे। एक तो था वो किसी खनिज को लेके था, निकल को लेके, कि इंडोनेशिया उसमें उत्पादन में टॉप पे है, और एक वहाँ की वाटर बॉडीज को मैच करने के लिए बोला गया था। तो 2 क्वेश्चन और पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आसियान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है यूपीएससी के लिए। तो आपको मैप वाइज भी ध्यान रखना है, और इसमें जो करंट जो राजनीतिक रूप से कुछ गतिविधियां हो रही है तो उसका भी ध्यान रखना है। तो ये जो अपना आंसर था कि सॉरी क्वेश्चन था कि कौन सी लैंड लॉक कंट्री है। तो देखो, ये वियतनाम है, ये भी बॉर्डर शेयर करती है, मतलब समुद्र के साथ में ये भी है। ये भी एक लाओस है जो सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ बॉर्डर शेयर, मतलब इसका एक्सेस समुंदर से नहीं है। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे ये वियतनाम है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे ये म्यांमार इधर हो गया, ये थाईलैंड है, और यहाँ पे कंबोडिया है। तो इससे ये बॉर्डर साझा करती है, लेकिन ये क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। अब आपको क्या करना है, इसके साथ साथ में आसियान से रिलेटेड जितने भी जो महत्वपूर्ण वाटर बॉडीज है उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। जो सिटीज़ है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ या फिर जो राजधानी वगैरह है, उनको अरेंज करना है, नॉर्थ से साउथ या फिर ईस्ट से वेस्ट में आपको अरेंज करना है, ये भी ध्यान रखना है अच्छे से। एक है जो खनिज वगैरह, मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, तो वो उसमें कोई देश है जो टॉप पे है, जिसके वहाँ पे या तो उत्पादन में या जो उसके वहाँ पे जो रिजर्व है वो हाईएस्ट है। तो इनके बारे में ध्यान रखना है, और इनको देखना है कि ये जो है, जो उस दूसरा है कि रिवर सिस्टम, यहाँ पे कितनी नदियाँ बहती है, कहाँ कहाँ से ये कौन से सागर में जाके गिरती है, और इसके आसपास की जितनी भी वाटर बॉडीज है उनके बारे में भी ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये आसियान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सभी देश है जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैप के अकॉर्डिंग भी और न्यूज़ के लिए भी। तो देखते हैं आसियान के बारे में। ये एक अंतर सरकारी समूह है, इसका उद्देश्य सदस्य एवं एशिया के अन्य देशों के बीच में राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। आसियान की स्थापना 1967 यानी कि 1967 में हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ। ठीक है। और इसके स्टार्टिंग में जो मेंबर थे कौन थे? इंडोनेशिया थे, मलेशिया थे, फिलीपींस थे,
सिंगापुर थे और थाईलैंड थे। कितने देश थे? 5 देशों ने मिलके ये शुरू किया था। अभी वर्तमान में इसके 10 मेंबर हैं। ठीक है, ये जो मैप दे रखा है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, ये सब इसके मेंबर है, 10 मेंबर। और इसका मुख्यालय वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। तो ये ध्यान रखना इसके बारे में फैक्ट, और मैप पे भी जो फैक्ट दिखाए गए हैं उनको तैयार करना है अच्छे से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही विश्व धरोहर आउटलुक 4 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अभी न्यूज़ में है। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के द्वारा जारी की गई है, या बी है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन द्वारा जारी है, या फिर ये यूनेस्को द्वारा जारी की गई है, या फिर ये WWF यानी कि विश्व प्रकृति निधि के द्वारा जारी की गई। देखते हैं, ये जो जारी की गई है ये किसके द्वारा जारी की गई? आईयूसीएन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा जारी की गई है। अक्टूबर 2025 में जारी होने वाली विश्व धरोहर आउटलुक 4 रिपोर्ट, एक्चुअली में धरोहर देखने के बाद अपने को लगता है कि ये यूनेस्को की वगैरह लिस्ट होगी, लेकिन ये किसके द्वारा जारी की जाती है? आईयूसीएन के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ये प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों का वैश्विक मूल्यांकन करती है और संरक्षण चुनौतियों की पहचान करती है और जैव विविधता लक्ष्यों की दिशा में प्रगति पर नजर रखती है। मतलब जो प्राकृतिक रूप से विश्व धरोहर स्थल है उसमें कोई खतरे वगैरह बढ़ रहे हैं संरक्षण के लिए, तो उस पे ये एनालिसिस करती है ये रिपोर्ट। तो एक्चुअली में अभी न्यूज़ में इसलिए है कि असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के साथ में वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट है, उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन ने इस रिपोर्ट में क्या बताया? सिग्निफिकेंट कंसर्न, यानी संरक्षण की बहुत बड़ी चुनौती है और जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो इसमें और कैटेगरी कौन सी है वो भी देख लेते हैं। जैसे कुछ 4 कैटेगरी होती है, तो उसमें गुड कैटेगरी में इंडिया की तरफ से जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में, उसको रखा गया है। गुड विथ सम कंसर्न, अच्छा है लेकिन थोड़ी बहुत समस्या है। उसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, केला देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी, वेले ऑफ फ्लावर, ये सभी। तो इनकी लोकेशन भी आपको अच्छे से देख लेनी है कि कौन से कहाँ पे स्थित है। सिग्निफिकेंट कंसर्न में अपन ने देख लिया, वेस्टर्न घाट है, मानस नेशनल पार्क है और सुंदरबन नेशनल पार्क है। तो इनको अच्छे से देख लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव कोष है जो विशेष रूप से संकटग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में जो सेकंड वाला स्टेटमेंट जनरली जो मंत्रालय या फिर कोई देश है, कोई इंटरनेशनल बॉडीज है, वहाँ पे पेश होता है। शहरी मामलों का मंत्रालय इस कोष का नोडल मंत्रालय है। तो देखते हैं ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न दो। देखते हैं इसको। एक्चुअली में आरबीआई ने अभी क्या किया है, जो वैकल्पिक निवेश कोष होता है में निवेश निर्देश 2025 में स्वामी इस फंड के फर्स्ट पार्ट को निर्देश छूट श्रेणी के अंतर्गत नामित किया है। इसमें जो बैंक है या फिर एनबीएफसी वगैरह जो इसमें इन्वेस्ट करती है, विनियमित संस्थाएं, निवेशों पर लागू जो सामान्य सीमाएं थी ना कि आप इतना कर सकते हो, इतने जो प्रावधान बनाए थे उन पे छूट दे दी है, तो इनके लिए छूट है। ये भारत का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव कोष है जो विशेष रूप से संकटग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। लॉन्च कब हुआ था? ये 2019 में लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य था किफ़ायती और मध्यम आय वर्ग के आवास खंड में रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता ऋण वित्त पोषण प्रदान करना। जो गरीब है या फिर मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनके लिए जो आवासीय योजनाएं रुकी हुई है उनको फंडिंग प्रोवाइड करना है। इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय, नहीं कि महुआ है। कौन सा है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। इसका प्रबंधन करता है एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मंत्रालय इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लॉन्च किया था 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इथोपिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान, इरिट्रिया। निम्नलिखित उपरोक्त देशों में से कितने देश
जिबूती के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। जिबूती अभी न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया का कोई बड़ा वेसल जहाज है वहाँ पे गया है, इसलिए न्यूज़ में है। तो आपकी उसकी लोकेशन वगैरह अच्छे से देख लेनी है। केवल एक है कि सिर्फ दो, केवल तीन, या सभी चार? देखते हैं। ये है जिबूती। ये इरिट्रिया के साथ बॉर्डर साझा करता है। यहाँ पे इथोपिया हो गया और यहाँ पे हो गया सोमालिया। ये इतने देशों के साथ, तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। और ये यहाँ पे अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ एडम, और यहाँ पे है अल बॉब अल मंदेब, जो यहाँ पे इसको जिबूती को यमन से अलग करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखो, ये अफ्रीका के हॉर्न में स्थित है। ये जो हॉर्न बना हुआ है ऐसा साइड में, उस पे स्थित है। लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच जंक्शन है। जिबूती शहर इसकी राजधानी है। पड़ोसी देश इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। माउंट मूसा इसकी सबसे बड़ी चोटी है, पर्वत छोटी है। डे फॉरेस्ट सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक जिबूती आचार संहिता न्यूज़ में थी, तो वो भी देख लेते हैं। एक्चुअली में इस रीजन में ना, सोमालिया है तो सोमालिया के डाकू है वो अटैक करते रहते हैं। यहाँ पे जो मालवाहक जहाज रहते हैं ना, उस पर अटैक करते रहते हैं। सब देशों ने मिलके डिसाइड किया कि हम इन जो डकैत है उनको रोकने के लिए एक जिबूती आचार संहिता बनाई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। ये समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड है, डकैतों से। ये पश्चिमी हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती के दमन से संबंधित आचार संहिता के रूप में जाना जाता है। तो ये जिबूती से रिलेटेड ये एक फैक्ट था, जो भी वो भी अपन ने देख लिया, तो ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना के बारे में है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, पीएम अभीम, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें चुनिंदा केंद्रीय क्षेत्र घटक शामिल है। इस मिशन का उद्देश्य भारत की स्वास्थ्य निगरानी और महामारी तैयारी प्रणालियों को मजबूत करना है। इसमें केवल महानगरीय शहरों में ही क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की स्थापना का प्रावधान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और केवल एक, दो और तीन। ये पीआईबी की न्यूज़ थी, पीएम अभीम। ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ था, जब कोविड आया था 2020 में, तब आ, मतलब बहुत सारा अव्यवस्था हो गई थी। जैसे वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल की बेड की कमी है। तो उसमें एक एक लगा कि अपने को पहले से प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी पेंडेमिक आने के बाद अपने पास अगर हेल्थ का इंफ्रा नहीं होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए नुकसान हुआ भी है कोविड के टाइम पे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग पेंडेमिक रेडी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा इंफ्रा तैयार करना जो अगर पेंडेमिक भी आ जाए तो उसको झेल पाए और अच्छे से व्यवस्थित किया जा सके। ठीक है, तो इस योजना के बारे में देखते हैं। ये केंद्रीय क्षेत्र घटकों सीएस के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है, स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, सेक्टर स्कीम नहीं है, स्पॉन्सर्ड है, यानी कि पूरा पैसा केंद्र सरकार नहीं देगी। इसमें राज्यों का हिस्सा भी रहेगा। 60-40 रहता है, 90-10 रहता है, तो वो हिस्सा अलग अलग राज्यों पे डिपेंड करता है, जिससे पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को विकसित और मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2021-22 में शुरू किया था, कोविड के जस्ट बाद ही शुरू किया था। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटना, निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना, सभी स्तरों, ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक और तृतीय देखभाल पर स्वास्थ्य अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देना, और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी जिलों में ये स्थापित किया जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है बड़े शहरों में ही हो, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी जिलों में इसको लागू किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय कॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। भारत में उत्पादित कॉफी का लगभग 70% निर्यात किया जाता है। भारत में कॉफी की खेती आमतौर पर गहरी, उपजाऊ, हल्की अम्लीय मिट्टी में की जाती है। प्रमुख कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कर्नाटक के चिकमंगलूर, कूर्ग, हसन क्षेत्र शामिल है। उपयुक्त में से कौन से या
कथन सही है। केवल एक, एक, तीन और चार, दो, तीन और चार, एक, तीन और चार। देखते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बार प्रकाश डाला कि भारतीय कॉफी विश्व स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर रही है, इस वजह से ये न्यूज़ में है, तो यूपीएससी ऐसी न्यूज़ बना सकता है। ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर भारत दूसरे स्थान पे नहीं है। कितने स्थान पे? 7वें स्थान पे। जैसे जनरली लग सकता है कि हम लोग होंगे सेकंड प्लेस पे, लेकिन नहीं, हम 7वें प्लेस पे है। और जो भारत में जो उत्पादन होता है कॉफ़ी का, उसमें से 70% हम निर्यात करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर तो इंडियन चाय पीते हैं। तो कॉफ़ी हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करते हैं। तो लगभग उत्पादन का 70% पार्ट हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। कॉफ़ी उत्पादन का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी वहीं पे होती है। तो सबसे बड़ा देश का ध्यान रखना है, यूपीएससी में फैक्ट मैच करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है कर्नाटक, कुल उत्पादन का 70% से भी अधिक उत्पादन करता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कॉफ़ी उत्पादन के क्षेत्र कौन से हैं? जैसे कर्नाटक में बोले तो चिकमंगलूर है, कुर्द है, हसन है। तमिलनाडु में पूर्णी, सेवरॉय, नीलगिरी, अन्नामलाई। केरल में वायनाड, त्रावणकोर है, मालाबार है। तो कभी बोला जा सकता है कुछ चार प्लेसेस के नाम देके ये किसके लिए फेमस है, तो आपको बताना है कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं कॉफ़ी के लिए आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ क्या होती है। तो कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन बने भी है। कुछ जलवायु परिस्थितियाँ दे रखी होगी और बोला कि ये किससे रिलेटेड है, ये किसको मैच करती है। तो जलवायु विकास के लिए गर्म और आर्द्र, हवा में नमी भी होनी चाहिए, और टेम्परेचर कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। 15 से लेके 28 के बीच में इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और जो बारिश होनी चाहिए, अच्छी बारिश है, मतलब 150 से लेके 250 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस और लो अयस्क होने चाहिए, कैल्शियम जैसे खनिज हो। कॉफ़ी की खेती के लिए आदर्श है। भारत में तो, ये रोबस्टा और अरेबिका, दो टाइप की कॉफ़ी का उत्पादन होता है। एक कॉफ़ी बोर्ड स्थापित किया गया है। आजकल यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछने लगी है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है। ये ध्यान रखना, वैधानिक है। इसका जो काम है, अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार, आसूचना, बाह्य एवं आंतरिक संवर्धन, कल्याणकारी उपाय क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है। नोडल मंत्रालय, ध्यान रखना अच्छे से, डीपीआईआईटी यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? बिल्कुल कर्नाटक में है, तो इसका मुख्यालय कहाँ होना चाहिए? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मों का मिलान करना है, विचार करना है कि अल फशीर सूडान में स्थित है, और ये न्यूज़ में इसलिए कि सेना और आरएसएफ के बीच में संघर्ष चल रहा है। गोमा एक सिटी है, डीआरसी कांगो में स्थित है, विद्रोही हिंसा और विस्थापन के लिए अभी न्यूज़ में है। टिग्रे रीजन है, वो इथोपिया में है, गृह युद्ध और अकाल जैसी स्थितियों के लिए न्यूज़ में है। उपयुक्त युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है कि तीनों घटनाएं मैच होनी चाहिए। सिटी का नाम भी, देश का नाम भी, और किसके लिए न्यूज़ में है ये भी सही होना चाहिए। तो कितना मिलान सही है? केवल एक, केवल दो, और केवल, या तीनों है, या फिर कोई नहीं? देखते हैं। एक्चुअली में अभी ये जो अल फसीर है, ये न्यूज़ में है। सूडान की एक सिटी है। ये उत्तरी दारफुर, पश्चिमी सूडान की राजधानी है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो सूडानी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के बीच लड़ाई के बीच में अल फसीर की घेराबंदी की गई, और काफ़ी टाइम से घेराबंदी की गई है। तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे खाना है, पोषक जो तत्व युक्त खाना वगैरह नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ पे कुपोषण बहुत बढ़ रहा है बच्चों का। और एक मतलब क्या है, अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये न्यूज़ में है। तो अल फसीर न्यूज़ में है। तो ये कहाँ का है? सूडान का है। और ये किसके लिए है? आरएसएफ, आरएसएफ के बीच लड़ाई के लिए घेराबंदी की गई, इसलिए न्यूज़ में है। दारफुर में राष्ट्रीय सेना का अंतिम प्रमुख गढ़ है। ठीक है। अभी न्यूज़ में है कि गंभीर मानवीय संकट, स्वास्थ्य प्रणाली का पतन हो रहा है और बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है। गोमा एक सिटी है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, डीआरसी में है। ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि स्थान पूर्वी डीआरसी किवू झील, न्यूज़ में रवांडा की सीमा के पास स्थित है। ये किवू झील रवांडा के आसपास है। वर्तमान में गोमा
M23 न्यूज़ में, एक्चुअली में लास्ट टाइम भी आपको पता हो तो बहुत न्यूज़ में था। M23 एक विद्रोही समूह है जो किससे रिलेटेड है, DRC कॉन्गो से रिलेटेड है। ये जातीय हिंसा, विस्थापन, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की भागीदारी का सामना करना पड़ रहा है। इस सिटी में बहुत सारे विस्थापित लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, इसलिए ये न्यूज़ में है। टिग्रे रीजन, टाइग्रे रीजन पे क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2000 शायद 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। इथोपिया, उत्तरी इथोपिया और इरिट्रिया की सीमा से लगा हुआ एक शहर है। मुद्दा है कि इथोपियन सरकार और टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच गृह युद्ध की वजह से ये न्यूज़ में रहा है। तो ये मैच करवाने के लिए एरिया दे सकते हैं, और क्यों न्यूज़ में थे ये भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी ने पूछा भी है। यहाँ पे एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दे रखा है। आपको पता करना है कि ये कौन किसके बारे में बात कर रहा है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो दक्षिण में प्रसिद्ध नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर में लैंग नदी के बीच स्थित है। लाथी नदी या फिर लाती रिवर नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है, जबकि तावे नदी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। इस क्षेत्र में स्थानीय निवासियों में हिस्मी, दिगारू और मीजो जनजातियां शामिल है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, तो देखते हैं। ये बात हो रही है कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य की बात, देखते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे ये कामलांग टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश के ये लोहित जिले में है, म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। इसका नाम कमलांग नदी इसमें से होकर बहती है, इसके नाम पे रखा गया है, जो बाद में ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। दक्षिण में प्रसिद्ध नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है और लैंग नदी के बीच में फैला हुआ है। पश्चिमी सीमा में लाती नदी द्वारा निर्मित है, जबकि इसका पूर्वी भाग तावी नदी से घिरा हुआ है। इस अभ्यारण्य में स्थानीय निवासियों को हिस्मी, दिगारू और मीजो फेमस है। मीजो तो चलो आप पहचान लोगे, हिस्मी है, दिगारू, इनके बारे में ध्यान रखना है, ये फैक्चुअली पूछा जा सकता है मैच करवाने के लिए। वनस्पति है, ये बहुत हाइट पे है, तो तलहटी में नम सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, उच्च ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय वन और समशीतोष्ण वन भी शामिल है। तो इनका ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर विज्ञान के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। केवल सरकारी अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक ही इस पुरस्कारों के लिए पात्र है। इन पुरस्कारों में विज्ञान रत्न, विज्ञान टीम जैसी श्रेणियां शामिल है, जो व्यक्तिगत और संयोगात्मक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और तीन, केवल दो, केवल एक और दो, एक, दो और तीन। देखते हैं। एक्चुअली में अभी सरकार ने 2025 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की है। तो जो प्रोफेसर थे जयंत विष्णु नार्लिकर, उनको विज्ञान रत्न का पुरस्कार दिया गया, और ये मरणोपरांत इनको दिया गया, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। एक है विज्ञान रत्न, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों में योगदान के लिए दिया जाता है। विज्ञान श्री है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए किया जाता है। विज्ञान टीम है, युवा वैज्ञानिकों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए है। विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में असाधारण टीम वर्क के लिए दिया जाता है। अभी फिलहाल किसको मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है मरणोपरांत विज्ञान रत्न, तो इसलिए न्यूज में है। ये इनको क्यों दिया गया है? उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के हॉयल नार्लिकर सिद्धांत का विकास किया, जो आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षतावाद का विकल्प और व्यापक रूप से स्वीकृत बिग बैंग मॉडल का प्रतिरोध था, इसलिए इनको दिया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह साइबर अपराधों को रोकने और उनका जवाब देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है। यह अभी समय कम से कम 40 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद लागू होगा। यह सभी गंभीर अपराधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संग्रहण और साझाकरण हेतु पहला अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है।
यह केवल साइबर आधारित अपराधों जैसे फिशिंग, मेलवेयर, तैनाती को ही अपराध मानता है। तो ऐसा नहीं है। ये लास्ट वाला केवल लगने के बाद थोड़ा सोचना है आपको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है, इसके बारे में ध्यान रखना है। और 40 देशों के साइन के बाद ही इसको लागू किया जा सकता है। तो देखते हैं दिए गए कथनों में से कौन से सही है। केवल एक, दो और तीन, केवल दो और चार, केवल एक और चार, एक, दो, तीन, चार। देखते हैं। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, साइबर अपराधों को रोकने और उनका जवाब देने के लिए दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक सम्मेलन है। कम से कम 40 संयुक्त राष्ट्र सदस्य इस पे साइन करेंगे, उसके 90 दिनों के बाद ये लागू होगा। साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन क्या है, देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ये सभी गंभीर अपराधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संग्रहण, साझाकरण और उपयोग के लिए पहला वैश्विक ढांचा है। यानी कि वैश्विक रूप से संग्रहण किया जाए, एक डेटाबेस बनेगा और वो शेयर किया जा सकता है। साइबर अपराधों का अपराधीकरण, साइबर आधारित अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन बाल यौन शोषण और शोषण सामग्री तथा बच्चों को ऑनलाइन प्रताड़ित करने से संबंधित अपराधों को भी अपराध की श्रेणी अपराध घोषित करने वाली पहली वैश्विक संधि है। अपराध को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो साइबर सक्षम अपराध, मतलब जो पारंपरिक अपराध है, तस्करी होना, हत्या होना वगैरह, ऐसे जो है उसमें अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो तो साइबर सक्षम अपराध माने जाएंगे, वो भी इसमें इंक्लूड है। और ऐसे जो टेक्नोलॉजी के थ्रू अपराध किए जाते हैं, जैसे चोरी करना, पहचान की चोरी करना, फिशिंग है, मेलवेयर है, रैंसमवेयर है वगैरह, जो अपराध है वो साइबर आधारित अपराध है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। इसका पीडीएफ है वो जो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ जाके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी करना है और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।